9th का फिजिक्स है, तो लोग पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन, तो इसमें पार्ट 37 है। तो इस क्वेश्चन को, किन परिस्थितियों में कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में डूब जाती है एवं पलवन करती है। पलवन करने का अर्थ होता है तैरना। तो व्यवहार में कुछ बात को देखो जो प्रैक्टिकली होता क्या है। तो एक लोहे की ये सुई है, ठीक है, इसको पानी में हम लोग गिराएंगे तो ये पानी में डूब जाएगा, है ना ऐसी बात। मान लो नदी में, समुद्र में, झील में, तालाब में नाव खेते हैं, तो ये नाव है और ये लकड़ी का नाव है, तो पानी में ये नाव तैरता रहता है, तैरता है न जी। तो इसमें भी ऐसा होता है, इसमें कम आदमी है तो ये डूबा हुआ भाग कम होता है, और ज़्यादा आदमी चढ़ गया तो ये ज़्यादा भाग डूबता है, ऐसा होता है। तो सूखी लकड़ी को पानी में हम डालते हैं तो वह तैरने लगती है, और लोहे की सुई हो या शीशे की गोली हो या किसी धातु का कोई पिंड हो, उसे पानी में डालते हैं तो वह डूब जाता है। तो किन परिस्थितियों में कोई वस्तु द्रव में या गैस में डूब जाता है और किन परिस्थितियों में वह तैरने लगता है, तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले समझ लो, इसके बाद लिखा जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु किसी द्रव में या गैस में जब डूबती है, चाहे वह आंशिक रूप से डूबे या पूर्ण रूप से, तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है ना। तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग द्रव में डालते हैं तो वह वस्तु अपने ऊपर दो तरह का फोर्स, दो तरह का बल महसूस करता है। एक बल उस पर लगता है नीचे की ओर, जैसे ये कोई वस्तु है, पिंड है, तो मान लो ये द्रव में है, द्रव में रहने पर उस पर दो तरह का बल लगता है। एक नीचे की ओर पृथ्वी के द्वारा, इस पर जितना बल लगता है उसको हम लोग इस वस्तु का भार कहते हैं। तो भार भी एक प्रकार का बल है जो एक निश्चित दिशा में लगता है, क्योंकि पृथ्वी किसी पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु का एक बल हो गया वस्तु का भार जो नीचे की ओर काम करता है, या वस्तु पर लगते हुए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो नीचे की ओर काम करता है। तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर नीचे की ओर एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये भार तुमको मान लो वस्तु का भार W1 है। इसके बाद इस वस्तु पर दूसरा बल लगता है, उस बल का नाम है उत्प्लावक बल। ये उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो ये उत्प्लावक बल जो है, जिसे हम उत्प्लावकता कहते हैं, यह होता है किसके बराबर, तो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो विस्थापित द्रव हो गया, मान लो विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार मान लेते हैं W2। तो W1 क्या हुआ, W2 क्या हुआ, इसको अच्छी तरह समझा। किसी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबे हुए पिंड पर या वस्तु पर दो तरह का बल लगता है। पहला बल हो गया पृथ्वी के द्वारा नीचे केंद्र की ओर लगाया गया बल, जो उस वस्तु का भार कहलाएगा, अर्थात वस्तु का भार हो गया पहला बल। भार भी एक प्रकार का बल ही है, दोनों का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो वस्तु पर लगने वाला बल या भार जो नीचे की ओर काम करता है,
दूसरा हो गया उत्प्लावक बल, जो वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है। यह किसके बराबर होता है? उत्प्लावक बल, तो इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो उत्प्लावक बल बराबर हो गया W2, बोलो। यह होता है उत्प्लावक बल जो काम करता है इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो W1 क्या है, W2 क्या है, इसको समझ गया। अब हम लोग मान लो किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो इसमें 3 तरह की स्थिति पैदा होती है, यानी 3 तरह की बातें होती हैं। पहली बातें होती है अगर W1 ग्रेटर देन हो W2 से तो क्या होगा, अर्थात वस्तु का भार वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार से ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर लगता हुआ बल ही न वस्तु नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु का भार कहलाता है। यानी वस्तु का भार ग्रेटर देन होगा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार से, तो इसका मतलब ये भार जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादा है और ये ऊपर की ओर लगता हुआ उत्प्लावक बल अर्थात विस्थापित द्रव का भार कम है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो किसी द्रव में या गैस में वस्तु कब डूबेगा, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार से अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से डूबकर सतह पर आ जाएगा। ये समझा इसको, तो पॉइंट समाप्त है पहली स्थिति। तो ये आ जाएगा पेंदी पर, चित्र बनाओगे ना तो इसको दिखलाना होगा ऐसे करके। ये आ गया तुमको पेंदी पर, कब, जब W1 ग्रेटर देन हो W2 से। दूसरी स्थिति होती है जब W1 बराबर हो W2 के, अर्थात वस्तु द्वारा, देखो इस स्थिति में वस्तु का आयतन, वस्तु तो अपने आयतन के बराबर पानी हटाया है या द्रव हटाया है, तो वस्तु का आयतन बराबर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन होगा। ऐसी स्थिति में दोनों का वॉल्यूम समान है। दूसरी स्थिति है जब W1 बराबर W2 हो, अर्थात वस्तु पर लगता हुआ नीचे की ओर बल अर्थात वस्तु का भार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो। इसका अर्थ हुआ वस्तु का भार यानी वस्तु पर नीचे की ओर लगता हुआ बल और वस्तु पर ऊपर की ओर लगता हुआ उत्प्लावक बल, जो किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ये दोनों जब इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में नीचे की ओर जितना बल लग रहा है उतना ही बल ऊपर की ओर लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों बराबर हो गया। बराबर होने का अर्थ है mg, वस्तु का मान लो m1 है द्रव्यमान, इसका है m2, लेकिन g का मान समान है ना, दोनों पर तो g का मान समान है। इसमें एक बात कहना भूला गया, देखो ये जब सतह पर आ जाता है इसका अर्थ है W1 ग्रेटर देन W2 है। अब W1 ग्रेटर देन W2, W1 बराबर क्या होगा, mg, m हो गया इसका मास, m1 मानो m1, और इसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार भी बराबर है। और सॉरी, ये पहली स्थिति में ये कम है, W2 कम है, तो ये ग्रेटर देन है W2। W2 में आएगा देखो m2g, यानी m1 हो गया वस्तु का भार, m2 हो गया वस्तु के द्वारा जितना विस्थापित किया जाएगा द्रव उसका भार हुआ। तो भार बराबर m2 मतलब mg, तो m2 हो गया विस्थापित द्रव का भार। तो g का मान तो दोनों के लिए समान है। इसका मतलब m1 ग्रेटर देन
m2 है, यानी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के द्रव्यमान से ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ, फिर याद करो, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं, यानी D बराबर होता है m/v। तो इसका घनत्व मान लो D1 है, मात्रा हो गया m1, और चूंकि डूबा हुआ वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी हटाता है, तो v का मान, ये जितना इसका आयतन है अपने आयतन के बराबर पानी भी हटाया, तो m1 के जगह हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो m1 बराबर D1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया D1 भी। इसका जो है द्रव को जो हटाया है, तो उस हटाए गए द्रव का मास अलग होगा। आयतन समान है लेकिन मास अलग अलग होगा। मान लो कोई द्रव है, पानी है, पानी और लोहा के दोनों के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अलग अलग होगी, आयतन समान होगा। तो ये हो गया तुमको D2, इसके द्वारा जो विस्थापित किया गया द्रव है उसका घनत्व, गुने V, अपने आयतन के बराबर ये पानी हटाया है, तो आयतन दोनों में समान हुआ, तो इसको लिख सकते हैं D1 ग्रेटर दैन D2। इसका अर्थ हुआ इस वस्तु का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए द्रव के घनत्व से ज़्यादा है। इसको समझा तू लोग? तो निष्कर्ष ये निकलता है, किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो तो वह वस्तु उस द्रव में पूरी तरह डूब जाएगा। जैसे लोहे की सुई और पानी, दोनों के घनत्व में अंतर है, लोहे का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व कम है, इसलिए लोहे की सुई पानी में डूब जाता है। समझ गया बात को? तो पहला पॉइंट को तू लोग समझा अच्छी तरह। 3 पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट को लिखते जाते हैं। देखो यहाँ से इसका आंसर 3 पार्ट में है, 3 स्थिति। पहली स्थिति की चर्चा है जो बतलाए, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर 2 बल लगते हैं। मतलब है ना, एक वस्तु का भार यानी वस्तु पर नीचे की ओर लगता हुआ बल पृथ्वी के द्वारा वस्तु का भार कहलाएगा। तो एक वस्तु का भार W1 जिसको माने हैं, जो वस्तु पर नीचे की ओर लगता है। दूसरा बल है द्रव की उत्प्लावकता W2, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इतनी बात को समझ गया? यह उत्प्लावकता या उत्प्लावक बल वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। कौन? ये द्रव की उत्प्लावकता लगता है ना ऊपर की ओर। इन दोनों बलों, उत्प्लावकता को हम लोग W2 माने हैं, द्रव की उत्प्लावकता को। इन दोनों बलों W1 एवं W2 के आपेक्षिक या तुलनात्मक परिणामों के अनुसार 3 स्थितियां पैदा होती है। तो पहली स्थिति हो गया जब W1 ग्रेटर दैन W2 हो, ठीक है। तो W1 ग्रेटर दैन W2 होगा तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जब वस्तु का भार W1 वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार W2 से अधिक हो तो वस्तु पर नीचे की ओर परिणामी बल, ये तो फिजिक्स में हाँ रिजल्ट के रूप में जो बल दिखलाई देगा, तो परिणामी बल लगेगा, यानी वस्तु पर नीचे की ओर और वस्तु नीचे की ओर डूबती चली जाएगी। बोलो तो यहाँ तक समझ गया? अब मान लो यहाँ वस्तु का आयतन कितना है? वस्तु का आयतन बराबर वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन होगा, चूँकि पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, वस्तु का घनत्व D1 मान लिए, वस्तु का द्रव्यमान M1 मान लिए, और द्रव का घनत्व D2 मान लिए, जो विस्थापित द्रव है, जो बर्तन में हो और विस्थापित हो, यानी बर्तन का द्रव, और विस्थापित द्रव का द्रव्यमान M2 मान लिए,
जितना विस्थापित किया, तो दिया हुआ है W1 ग्रेटर दैन W2 होना चाहिए, तो W1 ग्रेटर दैन W2, तो W1 M1 G1 होगा। ये W1 वस्तु के लिए है, वस्तु का भार M1 है, G का मान तो ये W2 M2 हो गया। W2 विस्थापित द्रव का मात्रा है, तो M2 G का मान समान है, तो M1 बराबर G को इधर ले जाएंगे तो नीचे आएगा। एक चीज़ तो लोग देख लो, तो ये चीज़ नहीं बतलाए हैं, जैसे 8/2 का मतलब 4 हुआ, ये बड़ा है 3 से, तो चलो हम लोग 9/3 ही हुआ। तो इसको जो हल करेंगे तो ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं, यानी क्लियर है 8/2 यानी 4 ग्रेटर दैन 9/3 का मतलब 3 है। इसको अगर हल करेंगे तो 8, अब तिरछा गुना करेंगे, जैसे इक्वेशन में होता है ना बराबर वाला, 2 9 18/3, तो 18/3 का मतलब 6 हुआ ना, तो 8 ग्रेटर दैन 6। वास्तव में 8 बड़ा है 6 से, 4 बड़ा है 3 से, तो 4 दूनी 8 बड़ा होगा 3 दूनी 6 से। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मैथमेटिकली 100% सही है। या ऐसा भी कर सकते हो, और 1/2 8 गुने 1 है, तो 8 को अगर हम लोग नीचे दे, नीचे ही आएगा, तिरछा गुना होता है ना, तो 8 त्रिक 24, यानी ग्रेटर दैन ये 2 को रख लिए हैं, तो 8 को गुना करो 3 से, तो 9/24 होगा। अब देखो तो 1/2 यानी 50 पैसा, 9 रुपया को 24 आदमी में बांटो तो 50 पैसा तो नहीं होगा। 9 आदमी को 18 आदमी में बांटेंगे तब 50 पैसा, यानी ये बड़ा है इससे। इस तरह हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8 त्रिक 24 ग्रेटर दैन 2 9 18, ये भी सत्य है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के आधार पर क्या रिजल्ट आता है, देखो M1 ये G चला जाएगा नीचे, तो ये G कट गया, M1 ग्रेटर दैन M2, M1 यानी घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन होता है। M1 पिंड के लिए है, वस्तु के लिए है, तो वस्तु का घनत्व कितना माने हैं D1, वस्तु का घनत्व D1, और आयतन भी है। आयतन तो समान है, विस्थापित द्रव का आयतन कितना है, वस्तु अपने आयतन के बराबर विस्थापित किया तो V का मान समान है, तो M2 हो गया विस्थापित पानी का मात्रा, तो विस्थापित पानी का मात्रा यानी मात्रा बराबर dV, तो D हो गया विस्थापित द्रव का डेंसिटी D2, अब V हो गया वॉल्यूम। तो पुनः समीकरण 1 से वस्तु का आयतन एवं उसके द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन समान है, इसीलिए दोनों जगह भी एक समान है। अब इसको हल करेंगे तो D1 ग्रेटर दैन D2V, ये भी नीचे जाएगा, भी कट जाएगा, इसलिए D1 ग्रेटर दैन D2 होगा। यानी जब W1 ग्रेटर दैन W2 होगा तो वस्तु डूब जाएगा। क्लियर हो गया है? तो इसका अर्थ हुआ वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगा। क्लियर है ना? अतः स्पष्ट है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। यही कारण है कि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। तो पहली स्थिति का कंसेप्ट अच्छा से बना कि कुछ पूछना है? बन गया तो चलो इसको उतारो। देखो दूसरी स्थिति है जब W1 बराबर W2 हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ वस्तु का भार वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का भार जो है नीचे की ओर लग रहा है
और ये उत्प्लावकता यानी W2 ऊपर की ओर लग रहा है, तो उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगता है, ये तुमको वस्तु के भार यानी नीचे की ओर लगते हुए बल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु द्रव में डूबकर और ये ऊपर में तैरती रहेगी, यानी ऐसे चित्र होगा। जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, या चलो ये कोई बर्तन है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, तो W1 बराबर W2 हो, तो परिणामी बल जो है, परिणामी बल जो नीचे की ओर लगेगा वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि पिंड पर, वस्तु पर जब वस्तु का भार नीचे की ओर ऊपर की ओर लगता हुआ उत्प्लावकता अर्थात उत्प्लावन बल जो वस्तु के द्वारा विस्थापित वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो दोनों जब बराबर होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी बल शून्य होगा। मार्कर को 10 न्यूटन बल से कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, तो मार्कर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसमें पानी में पूरा डूब करके, जैसे ये वस्तु है, ये पानी का ऊपरी सतह है, तो इस तरह से वस्तु डूब करके पानी में पूरा डूबा रहेगा लेकिन ऊपरी भाग में रहेगा, और इस तरह ये पलवन करेगा। पलवन करने का अर्थ होता है तैरना। इस तरह भीतरे भीतरे ऊपरी सतह से स्पर्श करते हुए तैरेगा। कब, जब W1 बराबर W2 हो। समझ गया स्थिति, क्योंकि इस पर नीचे की ओर जितना बल लग रहा है, ऊपर की ओर उत्प्लावक बल इतना ही लग रहा है। तो ये डूब करके पूर्ण रूप से डूबेगा, लेकिन ये सतह से बहुत ऊपर, ऊपरी सतह से स्पर्श करता हुआ वस्तु का ऊपरी भाग रहेगा। इस पोजीशन को समझ रहे हो ना, तो ऐसे रहेगा। तो इसमें देखो W1 बराबर W2, तो इसका अर्थ है W1 बराबर W2, वस्तु का मात्रा M1 है, W बराबर mg होता है ना, वस्तु का मात्रा M1, वस्तु द्वारा, वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान M2, जी का मान समान होगा, तो जी कट गया, तो M1 बराबर M2, यानी दोनों का मास भी समान हो जाएगा। अर्थात इसका जो मास होगा, इसके द्वारा विस्थापित द्रव का भी मास उतना ही होगा। अब फार्मूला पर आओगे तो D बराबर m/v होता है, तो m बराबर d भी होगा। तो ये M1 के लिए वस्तु का डेंसिटी D1, ये वॉल्यूम V, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार यानी M2, G तो कट गया है, तो M2 बराबर D2, तो D2 हो गया द्रव का भार, होगा ना। अब V तो उतना ही रहेगा, क्योंकि अपने आयतन के बराबर ये पानी हटाया है, तो इसका आयतन और हटाए गए द्रव का आयतन समान होगा, तो V का मान समान होगा। तो इसलिए D1 बराबर D2V बटा V भी कट गया, इसलिए D1 बराबर D2। इसका अर्थ ये हुआ, अगर वस्तु का घनत्व, वस्तु को जिस द्रव में डुबाओगे उसके घनत्व के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पलवन करेगा, लेकिन डूब करके पलवन करेगा यानी तैरेगा। तो डूबेगा तो बीच में नहीं तैरेगा, कहाँ तैरेगा, पोजीशन देख रहे हो, इस स्थिति में तैरेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब W1 बराबर W2 हो, तो डूबने वाला पदार्थ का घनत्व और जिसमें डूबेगा दोनों का समान हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में डूब करके पलवन करेगा। समझ गया इसको, तो लिखा जाए। तो दूसरी स्थिति W1 बराबर W2 हो, अर्थात जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो, है ना, तो वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा। नीचे जितना फोर्स लगेगा ऊपर भी उतना ही।
तो परिणामी बल शून्य होगा, और इसलिए वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई पलवन करती रहेगी, यानी पूरी तरह डूब गया है और इस तरह ये तैरता रहेगा। तो W1 बराबर W2, W1 के लिए W1 हो गया तुमको वस्तु का भार, तो वस्तु का द्रव्यमान M1, तो W बराबर mg, तो M1g बराबर W2 हो गया विस्थापित द्रव का भार, तो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान M2, और W बराबर mg, तो g तो यहीं रहेगा, तो g और g कट जाएगा, है ना। तो M1 ये g यहाँ जाएगा तो कट जाएगा ना, समीकरण है। तो M1 बराबर M2, M1 बराबर M2, और मात्रा बराबर क्या होता है, घनत्व गुने आयतन, तो M1 बराबर D1, D1 हो गया तुमको वस्तु का घनत्व, अब V वस्तु का आयतन है बराबर M2, तो M2 तो हो गया विस्थापित द्रव का द्रव्यमान, तो D2 भी होगा, D2 हो गया विस्थापित द्रव का घनत्व, तो ये भी समान है ना, अपने आयतन के बराबर द्रव हटाया है, तो इसमें तुमको भी इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो D1 बराबर D2 होगा, D1 बराबर D2। तो निष्कर्ष क्या हुआ, ऐसी स्थिति के लिए द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, यानी D1 बराबर D2। तो वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व जब समान हो जाएगा तो वस्तु द्रव में डूब करके पलवन करता रहेगा, तैरता रहेगा। समझा इसको? चलो उतारो। तीसरी स्थिति में W1 ग्रेटर देन W2। W1 किसका भार हो गया, वस्तु का, और W2 क्या हो गया, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन, है ना। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में या गैस में डुबाएंगे तो ऐसी स्थिति में द्रव या गैस उस वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित होगा, इसका भार हो गया W2 और वस्तु का भार हो गया W1। तो W1 छोटा होगा, W2 बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, थोड़ा दिमाग में लो तो, मान लो W1 से W2 बड़ा है, तो ये वस्तु है किसी द्रव में, तो इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, W2 नीचे से ऊपर की ओर लगता हुआ उत्प्लावक बल है ना, जो किसके बराबर होता है, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो उत्प्लावक बल यानी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार ज्यादा है, ये W2 ज्यादा है, तो ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा, W1 नीचे की ओर लगता हुआ बल है, तो ऊपर की ओर ज्यादा बल लगेगा, नीचे की ओर कम, तो ये वस्तु स्वाभाविक रूप से तैरेगा, इसमें दो मत नहीं ना है। तो जब W2 ग्रेटर होता है W1 से, तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावकता या उत्प्लावक बल ज़्यादा होता है। वस्तु को जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल अर्थात वस्तु के भार से वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार ज़्यादा होने पर ऊपर की ओर बल लगेगा, इसलिए वस्तु तैरता है। समझ गया? इसका गणितीय व्याख्या अगर हम लोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में W1 ग्रेटर देन W2, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू में तुमको हो गया mg, तो वस्तु का ये M1 मान लो, g तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, ग्रेटर देन M2g, और M1 ग्रेटर देन M2g बटा g, g कट गया, और M1 लेस देन M2, ये वस्तु का डेंसिटी मान लो D1,
इसका मान लो D2, इसका वॉल्यूम मान लो V1, इसका वॉल्यूम मान लो V2। ऐसी स्थिति में V1 और V2 अलग अलग है। कैसे अलग अलग है बतला सकते हो? वस्तु पूर्ण रूप से डूब नहीं रहा है, नहीं ना डूब रहा है। जब वस्तु पूर्ण रूप से नहीं डूब रहा है तो वस्तु के आंशिक आयतन के द्वारा जितना द्रव हटाया जाएगा उस द्रव का आयतन वस्तु के आयतन से कम होगा। जैसे मान लो ये पानी है, इसमें वस्तु इतना ही डूबा हुआ है, ये भाग इसका डूबा हुआ है, इसी भाग के द्वारा हटाया गया वस्तु का पूरा आयतन देखो। अब वस्तु के जितने आयतन के द्वारा डुबाया ये द्रव हटाया जाता है उसका V2 मान लो, अब पूरे का V1 मान लो। तो V1 V2 में कौन ग्रेटर है? V1 ग्रेटर है ना, बड़ा है ना पूरे वस्तु का आयतन। चूंकि वस्तु तैर रहा है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जितना भाग द्रव से ऊपर है तो जितना भाग द्रव के भीतर है उतना ही भाग के द्वारा हटाया गया द्रव का ये आयतन है। तो V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है। यहाँ कैसे है समझ गया? V1 ग्रेटर देन V2 है। ऐसी स्थिति में ये मैथमेटिकली इसको ठीक से समझो। D1 V1 लेस देन D2 V2। V1 तो ग्रेटर है तो V1 का मान 5 होगा तो V2 का मान कम होगा, मान लो 4 मान लो। अब ग्रेटर करो तो मतलब 4 कभी 5 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन V1 का वैल्यू ज़्यादा है V2 से, इतना तो कंफर्म हो गया। तो यहाँ किस चीज़ से, मान लो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो पर भी 5 एकन 5 4 एकन 4, ये गलत है, गलत है ना। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 से गुना कर सकते हो, ये बोलो तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 से बड़ा नहीं होगा, ये वाला भाग बड़ा है। इसका मतलब है इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको कम से कम 3 से गुना करना होगा। मैथ के दृष्टिकोण से इस पर सोचो तब ये इजी है समझना। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 है 4 से 10 से बड़ा। इसका मतलब D1 का मान अगर 2 होगा तो D2 का मान 3 होगा, होगा ना, तब ना ये बात सत्य होगा। फिर इसको ऐसे सोचो, मान लो इसको हम 3 से गुना किए तो 5 तिया 15 हुआ, ये वाला बड़ा है, इसका अर्थ है इसको कम से कम 4 से गुना करना होगा, तब ना 4 चौक 16 बड़ा है 15 से। तो ये D1 का मान 3 तो D2 का मान 4। इससे क्या स्पष्ट होता है? ये वस्तु का घनत्व है, ये द्रव का घनत्व है। तो वस्तु का घनत्व कम है, द्रव का अधिक है। इस समीकरण में हर हाल में ये वाला D2 का मान बड़ा ही रखना होगा। तो सोच करके देख लो, एक बार फिर सोचो, दिमाग में बैठना चाहिए। हाँ समझ गए, इसमें V1 बड़ा होना चाहिए, V2 शर्त ये है D1 V1 लेस देन यानी छोटा है इससे। अगर हम लोग V1 को 5 माने और V2 को 4 माने, V1 बड़ा है, वस्तु का आयतन ज़्यादा है, अब वस्तु के आंशिक आयतन के द्वारा द्रव विस्थापित किया जाएगा तो द्रव का आयतन तो कम होगा। तो यहाँ पर V2 4 लिए या V1 5 लिए, कोई भी संख्या जैसे यहाँ 10 से गुना करो तो 10 पंचे 50। अब 50 से बड़ा कौन सा होगा? कम से कम 51, तो 13 चौका 52, चलो 13 से गुना किए तो 50 से बड़ा 52 है। तो D1 का मान 10 हुआ, D2 का मान 13 हुआ, यानी हर हाल में D2 बड़ा होगा D1 से। तो D2 किसका घनत्व है? द्रव का है, D1 वस्तु का। तो निष्कर्ष ये निकलता है किसी वस्तु को हम जिस द्रव में डुबाएंगे
उस द्रव का घनत्व अगर अधिक होगा वस्तु के घनत्व से, तब वस्तु इस द्रव पर तैरेगा, अन्यथा नहीं तैरेगा। हाँ। क्लियर हुआ? ये समझा इसको? तो इसको ये तो रहना ही, उतारना ही है, कुछ भाषा हम लिख देते हैं। विश्लेषण में लिख दिए हैं, किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाए और वस्तु का भार उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार से कम होगा तो परिणामी बल ऊपर की ओर कार्य करेगा और वस्तु द्रव पर तैरेगा। चूंकि वस्तु का आयतन उसके द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन से अधिक होगा, अतः वस्तु को द्रव पर तैरने के लिए द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होना चाहिए। इसके द्वारा स्पष्ट हो चुका है। तो इसमें तीनों स्थिति को समझ गया, और अगले पार्ट में तीनों स्थिति को ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा एक बार रिपीट कर देंगे।